बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू पॉइंट फॉर स्टडी। और आज का जो हमारा एक नया टॉपिक है जो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे वो है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, जो सिंध बोर्ड के सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स कौन सी फोर्स होती है? तो फ्रिक्शनल फोर्स की डिफिनेशन है कि व्हेन टू सरफेसेस आर रब्ड देन अ फोर्स प्रोड्यूस कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। जब आप किसी भी दो सरफेसेस को आपस में रब्ड करते हैं, जब उनको आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने की वजह से एक फ़ोर्स प्रोड्यूस होती है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का। अब फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स जो है किसी भी बॉडी के अंदर मोशन के अगेंस्ट काम करती है, यानी जो मोशन होती है ऑब्जेक्ट की उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करती है। वो जो फोर्स रेजिस्ट कर रही होती है मोशन के, वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है। इस फ्रिक्शन फोर्स के हमारे पास आगे 4 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और हमारे पास है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जैसे कि नाम से जाहिर है स्टैटिक, काइनेटिक या आप कह लें स्लाइडिंग या रोलिंग। तो इस डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन की कि व्हेन बॉडी इज़ एट रेस्ट, जब कोई भी बॉडी रुकी हुई हो, रेस्ट की पोजीशन पर हो, उस वक्त जो उस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रही होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन के लिए भी दो सरफेसेस आपस में मिलती हैं, तो उससे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी उससे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसी तरीके के साथ अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही हो, दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइडिंग कर रही हो, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाती है। और अगर कोई बॉडी रोल कर रही हो, यानी रोल कर रही हो सरफेस के ऊपर, तो वो फोर्स हमारे पास जो उस वक्त फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। तो ये तो हो गई टाइप्स। तो इसका जो एक मेन टॉपिक है हमारे पास फ्रिक्शन का, जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, हम उसको समझते हैं। यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसकी स्टेटमेंट है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर मैं यूं कहूँ कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? बेसिकली ये एक टाइप होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, आप इसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। जब दो सरफेसेस जो आपस में रब्ड कर रही हैं या आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर हैं, वो दोनों अगर रेस्ट पर हैं तो हम उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो ये लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कह रहा है कि जो फ्रिक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर के। अब ये आर क्या है? ये आर हमारे पास जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये किस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम इसे डायग्राम से समझते हैं। कि डायग्राम से अगर हम इसको समझें, ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो इस वक्त रेस्ट पर है। क्योंकि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर भी बॉडी, दोनों जो बॉडीज़ हैं वो रेस्ट पर होनी चाहिए। तो इस वक्त इस पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक हमारे पास इस बॉडी का वेट है और दूसरा हमारे पास इसके अपोजिट में जो रिएक्शन प्रोड्यूस होगा वो आर है, या नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, बल्कि इसे सरफेस रिएक्शन भी कहते हैं। तो जितना सरफेस रिएक्शन ज़्यादा होगा उतना फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। अब इस वक्त जो रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है या नॉर्मल फोर्स जो है, वो हमारे पास वेट के बराबर आ रही है। यानी मैक्सिमम फोर्स जो बॉडी का वेट है उसके बराबर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे हम इस नॉर्मल रिएक्शन को कम करते जाएंगे, ये फ्रिक्शन फोर्स कम होती जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा कि फ्रिक्शन फोर्स कम है? मैंने अभी कहा कि डिफिनेशन पे फ्रिक्शन फोर्स का काम होता है बॉडी की मोशन को रोकना। इस वक्त बॉडी रेस्ट में है, हम अभी ऐसी कंडीशन बनाएंगे कि आर हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा होगा और बॉडी हमें मोशन में दिखाई देगी, तो हमें पता चलेगा फ्रिक्शन कम हुई, यानी जो मोशन के अगेंस्ट काम कर रही थी वो थोड़ी कम हुई और बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया। हम ये नहीं कहेंगे कि बॉडी पर फ्रिक्शन लगना ही ख़त्म हो गई,
फ्रिक्शन लग रही होगी लेकिन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, बॉडी मोशन में आ जाएगी। कैसे? अब अगर मैं सरफेस को चेंज कर देता हूँ, सरफेस कर देता हूँ यूँ, और इंक्लाइन प्लेन जैसी शेप बना दी है मैंने। और आपको ये पता है कि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस वक्त तो खैर रिएक्शन के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन वैसे नॉर्मल जो फोर्स होती है वो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है नॉर्मल फोर्स। लेकिन इस वक्त जो होगी वो ये होगी नॉर्मल रिएक्शन, ये होगा नॉर्मल फोर्स। और यहाँ पर बॉडी भी प्लेस्ड है। इस बॉडी का जो इस वक्त वेट है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द अर्थ होती है, तो फोर्स की डायरेक्शन यानी वेट की डायरेक्शन होगी ये। अब ये नॉर्मल रिएक्शन वेट, जहाँ पहले वेट के बराबर था अब वेट के बराबर नहीं है। अगर हम इस वेट को इसके एक्स और वाई कंपोनेंट के अंदर ब्रेक करें तो ये इसका बॉडी का वाई कंपोनेंट है और ये इसका एक्स कंपोनेंट है। तो इस वक्त जो नॉर्मल फोर्स है वो वेट के एक्स कंपोनेंट के बराबर आ रही है, पूरा वेट के बराबर नहीं आ रही। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ। और इस कंडीशन पे अगर आप बॉडी को रखो तो बॉडी रेस्ट पर थोड़ी आएगी, बॉडी मूव करना शुरू कर देगी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। तो यहाँ से ये पता चला कि जैसे जैसे आप नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाते जाते हो, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इंक्रीज होती जाती है। आप जैसे जैसे आप नॉर्मल फोर्स को कम करते आओगे, यानी यहाँ पर आपने कम किया और फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो गई, कम हो गई। प्रोपोर्शन का साइन जब हम रिमूव करते हैं तो उसके बदले में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, इक्वल का साइन आता है और एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आती है। और जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है उसे हम यहाँ पर म्यू कहते हैं। साइन जो है वो म्यू का बना हुआ है, लेकिन हम इसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बेसिकली हमें इस टॉपिक के अंदर निकालना था। तो अगर हम इसे सेपरेट करें तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई और ये इक्वल के इस साइड आकर जब डिवाइड हो जाएगी तो जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो बराबर आ जाएगा फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आई है, वो हमारे पास ये आई है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।